हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। हमारी सीरीज़ चल रही है अभी पॉलिटी की, जिसमें अभी तक हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग नई क्लास यानी कि नए लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 6। ठीक है, आज इसके अंदर हम पिछले क्लास में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को पढ़ लिया था। अभी हमारे 2 काउंसिल्स और बचे हुए हैं, 92 का और 1909 का, जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैं उसका आंसर आपको दे देती हूँ। तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था वॉरेन हास्टिंग। लॉर्ड लगा देना आगे, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें दिक्कत होगी कि मैं लिख क्यों रही हूँ। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ अपनी हर क्लास में बता रही हूँ कि आप जितना किसी चीज़ को लिखेंगे, आपको उतनी ही अच्छी उस चीज़ की प्रैक्टिस रहेगी, आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद भी रहेगी। इसलिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप चीज़ों को खुद से लिखें। अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीज़ हमको ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे सॉरी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और जो फर्स्ट वाइस रॉय थे उनका नाम क्या था। फर्स्ट वाइस रॉय, उनका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो याद रखिएगा। अगर आपने मैप देखा होगा तो अपने मैप, हमारा जो इंडिया का मैप है उस मैप में आप देखोगे तो नॉर्थ इधर पड़ता है और ये हो गया आपका वेस्ट, यानी और नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा यहाँ से बीच में, यानी नॉर्थ वेस्ट वाला जो फ्रंट का एरिया है, यानी कि जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, जहाँ जहाँ आज पाकिस्तान है, उस वाले एरिया को बोला जाता था पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। हिस्ट्री में जो ब्रिटिशर्स के समय में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है ब्रिटिशर्स के लिए, इसलिए ये यहाँ पे कई बार आपको पॉलिटी की क्लासेस में आपको ये सुनने को मिलेगा ये वर्ड, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस वाले एक्ट के अंदर विशेष कुछ नहीं है, बस कुछ जो उस समय पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, उनके अंदर जो मेंबर्स थे उनकी संख्याओं को बढ़ाया गया है। तो बस यही है इसमें, और इस एक्ट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप याद रखिएगा इन चीज़ों को कि उस समय पर जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई थी, है ना। किस किस के अंदर, लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, सॉरी एग्जीक्यूटिव नहीं, सॉरी एग्जीक्यूटिव नहीं है, एक सेकेंड, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अंदर जो देखो उस समय पे भी क्या थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दो जगह पे हमें देखने को मिलती थी। कहाँ, एक तो सेंट्रल लेवल पे और एक प्रोविंशियल लेवल्स पे। प्रोविंशियल मतलब जो आज के समय में हम स्टेट की तरह मान सकते हैं उसको, जैसे स्टेट्स हैं आज, एक सेंटर है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसी तरीके से एक सेंटर और बहुत सारे क्या प्रोविंसेस होते थे। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल की हो, वहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ध्यान रखना नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनकी संख्या को इसके अंदर क्या कर दिया गया था, बढ़ाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, इसके अलावा और क्या था, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसकी पावर को थोड़ा इंक्रीज़ किया गया है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा और पावर दी गई है। किस तरीके से कि इसको जो पावर दी गई थी उसके अंदर इसको एक ये पावर दी गई थी कि ये बजट पर डिस्कशन कर सकते थे। बजट, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं बजट क्या चीज़ होती है, कॉमन टर्म है, हम लोग सभी जानते हैं। बजट जो होता था, उस बजट के ऊपर डिस्कशन करने की जो पावर थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई थी। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव्स होती थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जो एग्जीक्यूटिव होती थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है ना, उससे भी ये क्या कर सकती थी, क्वेश्चनिंग कर सकती थी, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर उनसे क्वेश्चनिंग ये कर सकती थी। क्वेश्चनिंग मतलब पूछ सकती थी उनसे कि ये चीज़ प्रॉपरली क्यों नहीं हुई है, ऐसा करके
तो इस तरीके से ये इनसे क्वेश्चन भी कर सकती थी। तो ये कुछ पावर्स जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को उस समय में दी गई थी। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ कि जैसे जो मेंबर्स हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इसके अंदर जो शामिल किए गए थे, तो ध्यान रखना जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इसमें किस तरीके से शामिल किए गए थे। तो इसके अंदर किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं कराया था इन्होंने, सिर्फ उनको नॉमिनेट किया गया था। क्या किया गया था? नॉमिनेट। ठीक है, और नॉमिनेट भी कौन करेगा? जो वाइस रॉय थे। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब भूलिएगा नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उन्हीं को ही हम सिर्फ इसके अंदर बढ़ाने की जो अनुमति दी गई थी, सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। जो ऑफिशियल मेंबर्स होते थे उसमें कुछ भी नहीं चेंजेस करना है ना। ऑफिशियल मेंबर्स में आप कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते थे। सिर्फ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो कि आपको पता होगा कि इसके अंदर इंडियंस को एज अ पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही इसके अंदर नॉमिनेट किया गया था। लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि पहले 3 जो किंग्स थे, है ना, तो जो तीनों किंग्स थे उनको इसके अंदर फर्स्ट टाइम क्या किया गया था? वायसराय की काउंसिल के अंदर शामिल किया गया था। एक बार मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन से वो 3 राजा थे जिनको पहली बार शामिल किया गया था। तो इसी तरीके से अब इस वाले एक्ट के अंदर थोड़ी सी और ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर किसी भी तरह से इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। मैंने आपको एक बता दिया है, इलेक्शन वर्ड का यूज़ यहाँ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप समझो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करके लाया गया हो, नहीं, इनको इलेक्ट करके नहीं लाया गया है, इनको सिर्फ नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो बस यही है इस एक्ट के अंदर, और इसमें ऐसा विशेष कुछ भी नहीं था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे हाँ, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि ये वॉइस रॉय जो रहता है वो नॉमिनेट करता है, तो ध्यान रखना ये सेंट्रल लेवल पे है। जो सेंट्रल लेवल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, एक सेकंड में ज़रा इसको रिमूव कर दूँ। तो मैं ये बता रही थी कि जो सेंट्रल लेवल वाली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसमें नॉमिनेट करने का काम वाइस रॉय करेंगे, और वहीं जो प्रोविंसेस के अंदर, है ना, जो प्रोविंस होती हैं उन प्रोविंस के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उस काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करने का काम कौन करेगा? तो वहाँ पे गवर्नर करते हैं। ध्यान रखना, प्रोविंस के अंदर कौन करता है? गवर्नर्स। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा दोनों चीज़ों को। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्ट की तरफ। तो देखिए, अब हम बात करते हैं एक्ट 1909 के बारे में। ये वाला जो एक्ट है ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब इस एक्ट में हम जरा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा कि अभी तक हमने जो लास्ट अभी हमने एक्ट में देखा कि उस समय पर जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनकी पावर को बढ़ाया गया था। इस एक्ट के अंदर भी अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल की हो, इसकी पावर को और इंक्रीज़ किया गया। कैसे? उसमें मेंबर्स ऐड करके। तो ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल लेवल पे थी, जो सेंट्रल लेवल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, है ना, सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर मेंबर्स की संख्या बढ़ा करके पहले 16 होती थी, जिसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। ठीक है, और जो प्रोविंस थे, प्रोविंसेस के अंदर ऐसा कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि कोई भी प्रोविंस एक जैसे नहीं होते। आज भी हम देख सकते हैं स्टेट्स के अंदर कोई एक तरह की हम संख्या डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे उसके जगह के हिसाब से, वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से वो डिसाइड किया गया था। मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी प्रोविंसेस के अंदर नहीं रखी गई थी। लेकिन सेंटर में ये कंफर्म है कि 16 से बढ़ा के कितनी कर दी गई थी? तो 60 कर दी गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसको अंदर जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या में कोई चेंजेस नहीं किया गया। ऑफिशियल मेंबर्स जितने हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंदर ही अलाउ कर दिया गया था कि वहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑफिशियल नहीं बोल रही मैं, यहाँ बोल रही हूँ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को और बढ़ाने की यहाँ पे बात करी गई थी। ठीक है,
यहीं से आगे अब हम तीसरा देखते हैं। ये जो एक्ट है ना 1909 का जो एक्ट है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत ही फेमस एक्ट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1909 के एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानती हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो दो नाम दिख रहे हैं ना आपको, मॉर्ले और मिंटो, तो ये दो लोगों के नाम है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो मॉर्ले नाम है वो नाम किसका है? तो ध्यान रखना, जो मॉर्ले हैं या हम बोल सकते हैं लॉर्ड मॉर्ले, है ना, ये है हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सबसे बड़ा पद होता है, बताया था ना, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो पद है वो थे मॉर्ले। और मिंटो कौन थे? मिंटो थे वाइस रॉय। अब याद रखने में अगर दिक्कत हो तो याद रखना, जिसका नाम पहले लिखा जाता है उसका पद बड़ा होता है, जिसका नाम बाद में लिखा जाता है उसका पद छोटा होता है। तो उस समय पर, ब्रिटिशर्स के समय पर, सबसे बड़ा पद उस समय भारत में किसका था? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का था। उसके अंडर में वाइसरॉय काम करते थे, ठीक है। और फिर प्रोविंस लेवल पे आ जाओगे तो वहाँ पे गवर्नर्स काम करते थे। इस तरीके का हमें वहाँ उस समय का हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। तो 1909 का जो एक्ट है किस नाम से आना था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और मिंटो कौन थे? वाइसरॉय हुआ करते थे उस समय पर, ठीक है। तो ये 1909 का एक्ट है। अब हम इसी में आगे देखते हैं। इसी के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, देखिए बार बार हम जो बात कर रहे हैं, पिछले एक्ट में भी इस एक्ट में भी हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल पे हम बहुत काम कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की आप देखेंगे कि हर एक्ट के अंदर आपको पावर बढ़ती हुई मिलेगी। तो इस एक्ट के अंदर कुछ और पावर भी इसकी बढ़ा दी गई, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, है ना, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल और प्लस प्रोविंस दोनों, है ना, तो उन दोनों की जो पावर्स थी वो थोड़ी सी यहाँ पे और इंक्रीज़ कर दी गई। और इसके अंदर ना एक चीज़ और अलाउ कर दी गई, जो काउंसिल्स होती है उनके लिए, वो को लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते थे। क्या होता है सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मान लो, अब अच्छा किससे? जो एग्जीक्यूटिव होती थी ना उससे, है ना, क्वेश्चन कर सकती थी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को आप एक तरीके से समझ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चन करना किसी से, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना। तो मतलब पहले तो ये होता था कि आप सिर्फ क्वेश्चन कर सकते थे, वो सामने से जो भी रिप्लाई आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ने बता दिया कि हाँ इसका ये भी, जो भी उन्होंने अपनी तरफ से आंसर दिया, लेकिन उसके बाद आप अगेन क्वेश्चन उनसे नहीं कर सकते थे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लेकिन इस एक्ट के द्वारा आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने की भी यहाँ से जो है पावर मिल गई थी। अब आप उनसे रिपीट में पूछ सकते थे कि अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है। जैसे मान लो उनने बोला आपने कोई पुल बनाया, है ना, अब वो पुल किसी कारण गिर गया या उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई या कोई भी चीज़ है, तो आप उनसे पहले तो एक क्वेश्चन आप उनसे ये करोगे कि इस तरीके से इसके अंदर क्रैक्स क्यों आए। अब वो उसने अपनी तरफ से बता दिया कि ये कमी थी, ऐसा था वैसा था। अब आप पहले उनसे क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते थे कि इसके पीछे का कारण बताओ, प्रॉपर हुआ क्यों ऐसा। समझ में आया? तो इस तरीके से होता है अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं इसी में। ये एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से, और वो क्वेश्चन ये है कि उस समय पर इस एक्ट के अंदर जो वाइस रॉय थे, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, क्या थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके अंदर फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को, फर्स्ट टाइम एक इंडियन को क्या किया गया था? इसके अंदर शामिल किया गया था। और नाम क्या है उस इंडियन का? तो नाम याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आप लिखिएगा इन चीज़ों को। अगर आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें तो मैं प्लीज़ आपको बोलूँगी कि आप चीज़ों को लिखें। आप जब लिखोगे तो आपको जो आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, है ना, तो वो चीज़ें भी आपकी वहाँ से क्लियर होती हैं। शब्दों को लिखा कैसे जाएगा, किसी का नाम कैसे लिखना है, कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, तो इन चीज़ों की भी समझ हमको
है ना, लिखने से ही आती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप प्लीज़ लिखें, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि उस समय जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, फर्स्ट टाइम पहले भारतीय थे जिनको वायसराय की एग्जीक्यूटिव के अंदर शामिल किया गया था। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया है, इसका मतलब ये है कि इनको एक एक मिनिस्ट्री भी दी गई थी, एग्जीक्यूटिव के अंदर रहती है ना, और इनको लॉ मिनिस्ट्री, ये लॉ मिनिस्टर बनाए गए थे उस समय पर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। ये पहले इंडियन कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और क्या बनाया गया था इनको? लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। और ये किस में शामिल किए गए थे? वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर शामिल किए गए थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसी में। यहाँ से अब एक दो क्वेश्चन और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल करके आती है, उसको बोलते हैं हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट। एक यहाँ से एक नई टर्म आपको देखने को मिलेगी, सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे? मतलब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी कि एक सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। यानी कि इस एक्ट के द्वारा क्या कॉन्सेप्ट लाया गया कि अगर मान लो कोई मुस्लिम कम्युनिटी का अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई मुस्लिम कम्युनिटी से कोई व्यक्ति अगर इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है ना, तो उसको जो वोट का देने का जो राइट है वो सिर्फ किसको होगा? मुस्लिम्स को ही होगा। यानी कि एक मुस्लिम व्यक्ति को एक मुस्लिम व्यक्ति ही वोट देगा, कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति उस व्यक्ति को वोट नहीं दे सकता। इसको बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट या सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर मुस्लिम्स। ये जो चीज़ लाई गई थी, ये मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार चीज़ मैं इसको बोलूँगी। जो बोल सकते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने फूट डालने का जो काम किया है, वो यहाँ से स्पष्ट हम देखने को मिलता है यहाँ से हमें, है ना। तो हम देख सकते हैं कितने निम्न स्तर तक जा कर के ब्रिटिशर्स ने जो है हिंदू और जो मुस्लिम्स थे इनको सेपरेट करने का काम किया है। तो ये जो चीज़ थी इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। इस तो और ये इसको लाने का जो काम किया था वो कौन वो महाशय थे जो इसको लेके आए थे? तो उनका नाम था लॉर्ड मिंटो, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड मिंटो, इसको फादर ऑफ कम्युनल कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से। तो इन महाशय का नाम भी आप याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो, है ना। लॉर्ड मिंटो जैसे लोग होते हैं जो इस तरीके से बांटने का काम करते हैं, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो का नाम। अब हम आगे चलते हैं इसी में। इसी के साथ साथ इस एक्ट के अंदर कुछ अलग जो अपनी उस समय पर कुछ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस हुआ करते थे, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, जो कुछ कॉरपोरेशंस थे। इसके अलावा लॉ ऑफ चैम्बर्स, यानी कि कुछ संगठन टाइप के हैं ये, अलग अलग, है ना, सबका अलग अलग काम है। एक होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसे बोलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूनिवर्सिटीज़, ये जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जो जमींदार्स वगैरह होते थे, इनको भी इनके अंदर सेपरेट करके इनको भी अलग से सेपरेटली क्या दिया गया था? इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था इसके अंदर, इनको अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, है ना। तो ये भी इस एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप समझ तो गए होंगे ये अच्छा, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ रहे होंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या चीज़ होती है ना। तो एक तरह का ये ध्यान रखना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ नहीं है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड, जो ट्रेड एंड कॉमर्स चलता है ना,
जो ट्रेड वगैरह, जो व्यापार वगैरह जो चलते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने का काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उनको हेल्प करने का काम करती है, उनको ग्रोथ करने में काम करती है। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक तरह का ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ट्रेड एंड कॉमर्स में पार्टिसिपेट करती है। पार्टिसिपेट नहीं मतलब उसको ऑब्जर्व करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ज़रूरत पड़ने पर हेल्प भी करती है उसको, है ना। तो ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने का जो काम है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखती है। तो ये कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे उस समय पर, उनको भी अलग से क्या दिया गया था, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन उनका भी हमें यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू देखने को मिलता है। तो अब आप आई होप कि ये एक्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो हमारे काउंसिल एक्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो एक्ट आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा आगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो की भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें या आपके घर में कोई नया बच्चा जो अभी 12th क्लास के बाद में अभी अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहा है या जो भी है, अगर कोई अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।